नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रवीश और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। हम अपने इस प्रोग्राम में उन 8 बड़ी खबरों की बात करते हैं जिनके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की पहली बड़ी खबर, कंझावला कांड में आज आरोपियों की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। आज की दूसरी बड़ी खबर, त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव के पुश्तैनी घर पर हमला हुआ, खास समुदाय पर हमला करने का इसमें आरोप लग रहा है। उसके बाद आज की तीसरी बड़ी खबर भी आपको बताएंगे, मोदी कैबिनेट और सीसीईए की अहम बैठक होगी। चौथी बड़ी खबर, वेस्टर्न यूपी में भारत जोड़ो यात्रा, आज बागपत और शामली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। पांचवी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। उसके बाद बात करेंगे छठी बड़ी खबर में, यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मसले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सातवीं खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार पूरे बिहार में निकालेंगे समाधान यात्रा। और सबसे आखिर में बात करेंगे शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत की। तो 7 राज्यों में शीतलहर को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 8 बजे की ये 8 बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे डिटेल में। तो आज की बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, कंझावला कांड में आरोपियों की आज पेशी है। 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में आज की सबसे बड़ी खबर, कंझावला कांड में आज आरोपियों की पेशी होगी। रोहिणी कोर्ट में होगी आरोपियों की पेशी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंझावला कांड में आज आरोपियों की पेशी होगी। रोहिणी कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जाएगा। आरोपियों की आज रिमांड खत्म हो रही है। पुलिस आज एमएचए को रिपोर्ट सौंप सकती है। गृह मंत्रालय को आज दिल्ली पुलिस रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पुलिस को आज मिल सकती है एफएसएल रिपोर्ट, यानी कि फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है वो भी पुलिस को मिल सकती है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम भी वहां पे पहुंची थी जहां पे ये घटना घटी थी और फॉरेंसिक टीम ने वहां से जरूरी एविडेंस भी जुटाए थे। तो उसकी एक कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो आज पुलिस को दी जाएगी। पुलिस अपनी रिपोर्ट जो है वो होम मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिमांड आज खत्म हो रही है आरोपियों की और इनकी कोर्ट में पेशी होगी। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को आज एफएसएल रिपोर्ट मिल सकती है। कंझावला कांड में आज आरोपियों की पेशी होगी। रोहिणी कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जाएगा। आरोपियों की आज रिमांड खत्म हो रही है। पुलिस आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। पुलिस को आज मिल सकती है एफएसएल रिपोर्ट। तो लगातार जो कुछ पेच है वो सुलझते नजर आ रहे हैं और इसी बीच जो है जो हम आपको बता रहे हैं, आज आरोपियों की पेशी कराई जाएगी कोर्ट में। उसके बाद क्योंकि उनकी रिमांड खत्म हो रही है, पुलिस जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी गृह मंत्रालय को। पुलिस को फॉरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट मिलेगी। एक डिटेल रिपोर्ट बना के पुलिस गृह मंत्रालय को सौंपेगी कि इस केस में अभी तक क्या क्या हुआ है और इस केस में पुलिस की जो जांच है वो कहां तक पहुंची है। कई अहम सबूत भी जो है वो पुलिस ने जुटाए हैं। मृतका की सहेली का जो बयान है वो भी दर्ज किया गया है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पेज खुल रहे हैं। अब ये देखना है इसमें कि आरोपियों की जो रिमांड है वो कितने दिन और बढ़ाई जाती है। एक और बड़ी खबर आपको बताते, आज केंद्रीय कैबिनेट और सीसीईए की बैठक होगी और इस बैठक में पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की 8 बजे की 8 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की समिति सीसीईए यानी कि इकोनॉमिक अफेयर्स जिसे कहा जाता है, उसकी जो कमेटी है उसके साथ केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। तमाम मुद्दे जो हैं इकोनॉमी को लेकर उन पर डिस्कशन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग की सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर बैठक बुलाई गई है। कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। इकोनॉमी को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। केंद्रीय कैबिनेट और सीसीईए की बैठक होगी। आर्थिक मोर्चे पर क्योंकि विपक्ष ने कई बार घेरने की कोशिश की है सरकार को, महंगाई का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया है और उस महंगाई को लेकर
इकोनॉमी को लेकर, आर्थिक स्तर पर देश कहां पर खड़ा है और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर केंद्र कैबिनेट और सीसीईए की बैठक आज होगी प्रधानमंत्री आवास पर। बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। तो वेस्ट यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव है। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी से रवाना होगी यात्रा। दूसरा दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ब्रेक के बाद भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, 3 जनवरी से दोबारा शुरू, यानी कि कल से शुरू की गई। और यूपी में आज भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी से यात्रा रवाना होगी। गाजियाबाद से बागपत तक पैदल मार्च होगा। गाजियाबाद के बाद बागपत और शामली ये यात्रा जाएगी। यूपी के 3 जिलों की 11 विधानसभा से गुजरेगी ये यात्रा। आरएलडी नेता जयंत चौधरी यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज शामली से होते हुए 5 जनवरी की शाम पानीपत के सनौली से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। पार्टी की बागपत जिला इकाई के अध्यक्ष यूनुस चौधरी ने बताया है कि यात्रियों का डुंडाहेड़ा चेकपोस्ट पर स्वागत किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा आज शामली जिले से गुजरेगी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामली में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे। तो यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला इस यात्रा को लेकर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यात्रा को राम जन्मभूमि के पुजारी का भी समर्थन मिल गया है। एक बड़ा समर्थन मिला है राहुल गांधी को। यहां पर आचार्य सत्येंद्र दास ने पत्र भेजकर राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। वो कुछ शामिल नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि देश जोड़ने की यात्रा पूर्ण हो, यह कहना है आचार्य सत्येंद्र दास का। तो यूपी के 3 लोकसभा सीटों से ही गुजर रही है यात्रा। 3 लोकसभा क्षेत्र किसान आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, 3 जिले 11 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। 3 लोकसभा सीट को भी कवर कर रही है यात्रा को। राम जन्मभूमि के पुजारी का भी समर्थन मिल गया है। आचार्य सत्येंद्र दास ने पत्र भेजकर शुभकामनाएं दी है राहुल गांधी को। इसके अलावा देश जोड़ने की यात्रा पूर्ण हो, यह कहना है आचार्य सत्येंद्र दास का। अपना पत्र उन्होंने लिखा है राहुल गांधी को। यूपी के 3 लोकसभा सीटों से गुजर रही है ये यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा की हम आपको बात बता रहे हैं। और तीनों लोकसभा क्षेत्र किसान आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। तो जैसा कि बताया भी गया कि राकेश टिकैत भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यात्रा को राम जन्मभूमि के पुजारी का भी समर्थन मिल गया। तो ये आप देख सकते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका इस साल यात्रा में ये दूसरा दिन है। यूपी में दूसरा दिन है। 3 जनवरी से रीस्टार्ट हुई थी ये यात्रा, क्योंकि एक ब्रेक था। आठ बजे की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। 6 जनवरी तक धर्मशाला के तपोवन में यह सत्र आयोजित होगा। तो आज से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। 6 जनवरी तक धर्मशाला के तपोवन में यह सत्र आयोजित होगा। सत्र के पहले दिन शपथ ग्रहण, विधायी कार्य होंगे। 5 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। 5 जनवरी को राज्यपाल का अभिभाषण भी रहेगा। 6 जनवरी तक चलने वाले सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, चर्चा होगी और अन्य शासकीय और विधायी कार्य अमल में लाएंगे। सत्र के मद्देनजर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने अधिकारियों से विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सफल संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन सत्र जो है वह आज शुरू हो रहा है। बड़ी खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की। तो यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामला फिर से उठेगा। आज ओबीसी आरक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसमें साफ तौर पर कह दिया था कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को यहां पे चुनौती दी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस के सामने रखा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा
कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराए जाएंगे। तो यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का यह मामला है। आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सॉलिसिटर जनरल जो है वो सरकार का पक्ष रखेंगे। सरकार यही कह रही है कि डिलिमिटेशन की जो प्रोसेस है उसे पूरा करा लिया जाएगा, उसके बाद निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव में लागू नहीं हो सकता, इसलिए सरकार की भी काफी यहां पर विपक्षी दलों ने घेरा था। लखनऊ बेंच ने 70 पेजों का फैसला सुनाया था। यह हम आपको बता रहे हैं अभी तक क्या क्या हुआ। हाईकोर्ट का क्या फैसला था। हाईकोर्ट ने सरकार के ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया था, जिसकी वजह से विपक्ष काफी हमलावर हो गया था योगी सरकार पर। ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, यह भी साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा था। सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है। हाईकोर्ट ने सीधे कहा था कि आपको चुनाव कराए जाने चाहिए। आरक्षित सभी सीटें जनरल मानी जाएगी, यह भी हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जिन भी सीटों को आपने आरक्षित करने का फैसला किया है उसको अब जनरल कैटेगरी में आप डाल दीजिए। और साफ तौर पर यह भी कहा था कि निकाय चुनाव को भी जल्द से जल्द कराया जाए। लेकिन सरकार ने इसके जितने भी कानूनी पक्ष थे उस पर चर्चा की, विचार विमर्श किया और सुप्रीम कोर्ट सरकार पहुंच गई है, जहां पर सरकार का यह कहना है कि अभी आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए और डिलिमिटेशन की जो प्रोसेस है उसको सरकार आगे बढ़ा रही है। जब प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो निकाय में चुनाव करा दिए जाएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं हाईकोर्ट का फैसला, जो कि आप ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी ओबीसी आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव में। बिहार से बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाधान यात्रा निकालेंगे। तो एक तरफ हम देख रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ बिहार की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकालेंगे। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे नीतीश कुमार। तो विकास कार्य कैसे चल रहे हैं बिहार में, इसकी जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे नीतीश कुमार। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे नीतीश कुमार। समाधान यात्रा के दौरान जिलों के प्रभारी मंत्री भी साथ रहेंगे। 7 फरवरी तक ये समाधान यात्रा चलेगी। जाहिर है अगले साल लोकसभा का चुनाव है और उसके पहले जनता की समस्या का समाधान कर उनकी नाराजगी दूर करने के साथ साथ जनता के मूड को भी भांपने की कोशिश नीतीश कुमार करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पश्चिम चंपारण के लिए रवाना हो जाएंगे और रात्रि विश्राम वाल्मीकि नगर में करेंगे। लेकिन उनकी यात्रा की शुरुआत 5 जनवरी से होगी, जब पश्चिम चंपारण से समाधान यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद रात्रि विश्राम सीतामढ़ी में करेंगे। नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। विकास कार्यों का जायजा लेंगे नीतीश कुमार, लोगों के बीच जाएंगे। समाधान यात्रा के दौरान जिला जो प्रभारी उनसे बात करेंगे। 7 फरवरी तक नीतीश कुमार की समाधान यात्रा चलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, जायजा ले रहे हैं विकास कार्यों का। जमीनी हकीकत क्या है विकास कार्यों की जानना चाहते हैं नीतीश कुमार, इसलिए समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे नीतीश कुमार। एक और बड़ी खबर, शीतलहर की चपेट में है उत्तर भारत। कड़ाके की ठंड पड़ रही है उत्तर भारत में। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। शीतलहर की चपेट में दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा 7 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने शीतलहर का जो अलर्ट है उसे जारी किया है। मैदानी इलाकों में धुंध और कोहरे की चेतावनी भी दी गई है। लगातार धुंध और कोहरे से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। विजिबिलिटी पर फर्क पड़ा है, आवाजाही पर फर्क पड़ा है। अगले 4-5 दिनों तक भीषण ठंड की चेतावनी भी दी गई है। कई राज्यों में 5 से 6 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। भारत मौसम विभाग आईएमडी का कहना है कि अगले 4 दिनों तक पश्चिम भारत के राज्यों में घने कोहरे की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इस वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर बर्फबारी देखी जा सकती है। इससे मैदानी इलाकों में मौसम बदलेगा और सर्द हवाओं के कारण शीतलहर का प्रकोप देखा जाएगा। आईएमडी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है।
8 बजे की 8 बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। कुछ और खबरें अब आपको विस्तार से दिखाते हैं। कंजावला मामला में मृत अंजलि का अंतिम संस्कार रोहिणी वाई ब्लॉक में स्थित शमशान घाट में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अंजलि को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। न्यूज इंडिया ने डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। से रिपोर्ट में कहा गया कि एक्सीडेंटल ये डेथ है, क्या परिवार इस बात को स्वीकार कर रहा है? सर देखिए, परिवार जो है, अभी जो एक नई कड़ी इसमें एक साइड हीरोइन ऐड हुई है कोई निधि करके, मेरा ये कहना है कि सर उसको लेके हम थोड़ी शंका में हैं। क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, अगर हम दो दोस्त बाइक से जाते हैं और एक का एक्सीडेंट हो जाता है और दर्दनाक मौत हो जाती है, तो दूसरा दोस्त या तो उसको बचाने की कोशिश करेगा या तो अगले दिन आके घर पे संतावना दिखाएगा। ये सडनली कैसे 72-80 घंटे के बाद एक हीरोइन प्रकट होती है और कहती है मैं भी एक्सीडेंट का पार्ट थी, बल्कि 2 बजे की सीसीटीवी फुटेज में ये क्लियरली मेंशन है दैट वो अकेली गाड़ी चला रही थी। तो ये जो सारी, मुझे लगता है अब हम आरोपियों की तरफ से कोई इनिशिएशन बोलें या कोई पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, बट कुल मिला के मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ न्यूज़ चैनल में ये भी चलाया जा रहा है कि भैया वो कुछ पार्टी कर रही थी या कुछ कर रही थी। तो भैया मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अपने दम पे कमाती थी ना, तो अगर 31 तारीख को पार्टी कर रही थी तो क्या दिल्ली की बेटी को पार्टी करने का हक नहीं है? क्या हमारा भारत का प्रशासन इतना कमज़ोर है कि वो पार्टी करके अपने घर भी सुरक्षित नहीं पहुंच सकती? आप मुझे बताइएगा, 31 तारीख को आपने और हमने पार्टी नहीं की, पूरी दुनिया ने पार्टी की। अगर वो भी पार्टी कर रही थी तो कोई गलत नहीं है। मेन हमारा मुद्दा है कि वो जो 13 किलोमीटर में जो बर्बरता हुई है, वो जो है वो बिल्कुल सहनीय नहीं है, वो असहनीय है। पूरा दिल्ली, पूरा भारत, 140 करोड़ जनता हमारी बहन के साथ है, मैं भी इसके साथ हूँ, हम सब उसके साथ हैं। उसको इंसाफ मिल के रहेगा और हम उसको इंसाफ दिला के रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजान अंसारी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हल्द्वानी का अतिक्रमण मामला। उत्तराखंड से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है हल्द्वानी अतिक्रमण का मामला। रेलवे की करीब 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। 4365 परिवारों ने इस पर अतिक्रमण कर रखा है और यह मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया है अतिक्रमण मुक्त करवाने का आदेश। 4365 परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा है, ऐसा आरोप है। रेलवे की यह जमीन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया है अतिक्रमण मुक्त करवाने का आदेश और अब यह मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। हल्द्वानी अतिक्रमण मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो रेलवे की करीब 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण का यह मामला है। 4365 परिवारों ने कर रखा है अतिक्रमण। इस खास पेशकश में इतना ही। और ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।